इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो यहाँ हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लेंगे और उसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह भी यूज कर सकते हैं या कह सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स से सोल्व करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे और पोटेंशियल का फंक्शन उसमें वो लगा देंगे। लगाने के बाद वहाँ से एनर्जी की आइगन वैल्यूज या एनर्जी सोल्यूशन निकालेंगे, एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। उसमें जो मिनिमम एनर्जी है वहाँ जीरो नहीं होगी, उस एनर्जी का नाम होगा जीरो पॉइंट एनर्जी। उसकी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। उसको फिर हम वहाँ से वेव नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और उन वेव नंबर का डायग्राम बनाने के बाद फिर ट्रांजिशन देखें क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है। उन पॉसिबल ट्रांजिशन को फिर हम स्पेक्ट्रा देखेंगे कि कितने फ्रीक्वेंसी की लाइन वहाँ मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देखने के लिए हम एक लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल और उस डायटोमिक मॉलिक्यूल को अपने ही म्यूचुअल फोर्स की वजह से हम ऑक्सीलेट कराएंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ अगर वो अपने ही फोर्स की वजह से ऑक्सीलेट करेगा तो सबसे पहले हम फोर्स की नेचर देखेंगे, जिसके लिए हमें बनाना होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व कुछ इस तरीके से होता है जो कि आपने काफ़ी जगह देखा हुआ होगा। इसको मैं इस फिर से एक बार समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर, और इस तरफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं उनके बीच की डिस्टेंस को घटाता हूँ, तो जब उनके बीच की डिस्टेंस को हम घटा रहे हैं, तो जैसे ही हम घटाएंगे तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे घटेगी। तो जैसे जैसे मैं इसे डिस्टेंस को घटाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी। घटते घटते एक मिनिमम आ जाएगा, वो मिनिमम आ जाएगा R = R0 पर। और अगर मैं उनके बीच की डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा घटा दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, या कह सकता हूँ अगर डिस्टेंस को और कम कर दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब जो फोर्स होता है वो होता है -du/dr। इसका मतलब ये है कि जहाँ ग्राफ का स्लोप यानी कि u और r के ग्राफ का स्लोप जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ फोर्स नेगेटिव होगा, और जहाँ ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा वहाँ फोर्स पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ से लेके नीचे R0 तक ये ग्राफ का स्लोप कैसा पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। और जैसे ही हम डिस्टेंस को R0 से कम करते हैं ये ग्राफ का स्लोप क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा है स्लोप है और नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्लोप कैसा है, यहाँ स्लोप है 0, इसका मतलब फोर्स कितना है, 0 है। तो ये एक्चुअली क्या है, इसे मैं कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसका मतलब है बिना किसी फोर्स के वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। अब देखते हैं कि फोर्स कितना होगा। अब देखिए, हमने जो सबसे पहले पढ़ा है वो पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे जो सिंपल है यही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है वो होता है F = -kx, या कह सकते हैं F = -kr अगर कहेंगे तो ये एक्चुअली क्या है, इससे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी U = ½ kx², और अगर आपने हार लिया है तो U = ½ kr²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर U और R में ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोला आना चाहिए। अगर ग्राफ पैराबोला है एनर्जी का तो फोर्स लीनियर होगा और ये कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ अगर मैं इसके साथ साथ ऐसे करूं तो ये ग्राफ पैराबोला से यहाँ थोड़ा डेविएट है। अगर ये जो ब्लैक से बनाया है ये पैराबोला है, इसका मतलब ये ग्राफ जहाँ तक, यानी कि ब्लैक वाला जो मैंने पैराबोला बनाया है, ग्राफ जहाँ तक उसके साथ साथ चल रहा है, जब तक आपके एम्पलीट्यूड उतने रहेंगे तब तक ही अप्रोक्सीमेशन फिजिबल होगा, या कह सकते हैं अप्रोक्सीमेशन सही होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। अब देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो कितने आगे, तो अगर यहाँ हम 1 डायमेंशन केस लेते हैं और वेरिएबल लेते हैं क्या, x, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी d2ψ dx2 + 2me/h² e - vψ = 0। तो देखिए क्या क्या चेंजेस करने हैं। जो सिंगल बॉडी सिस्टम है वहाँ का मास है m, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 बॉडी सिस्टम है, तो 2 बॉडी सिस्टम को हम सिंगल बॉडी सिस्टम में रिड्यूस कर सकते हैं, बशर्ते m को हमें चेंज करना होगा किससे, म्यू से। म्यू क्या है एक्चुअली, ये रिड्यूस मास है।
और v का एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि वेरिएबल x है तो v को हम लिख देंगे कितना, हाफ kx², इसे लिखते हैं। तो हो जाएगा d2 साई dx2 प्लस 2 म्यू ओवर h क्रॉस स्क्वायर e माइनस हाफ kx² साई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ इसे सोल्व करने के लिए हम कुछ मान लेते हैं, इनमें कॉन्स्टेंट्स को दूसरे कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में मान सकते हैं। तो अल्फ़ा मानते हैं हम क्या, 2 म्यू ई ओवर h क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और हाफ के को मानते हैं बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर एक्चुअली है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया म्यू के अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब बीटा इक्वल टू हो जाता है कितना, अंडर रूट म्यू के ओवर h क्रॉस। तो ये अभी यूज होगा तो वहाँ यूज कर लेंगे। तो इसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की आ जाती है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी d2 साई dx2 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर x² साई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो होगा हर्माइट पॉलिनॉमियल के फॉर्म में। तो उसके लिए इक्वेशन होगी अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल टू 2n+1, और n इक्वल टू कितना होता है, ये नंबर 0 1 2 3 4 5, ये अलग अलग वैल्यू निकालेंगे n की वैल्यू रखने के बाद। बट यहाँ चूँकि रोटेशन स्पेक्ट्रा भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, तो इस नंबर को n को हम चेंज करके लिख देंगे कितना, ये लिख देंगे v। तो यहाँ भी हमारा नंबर चेंज होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v+1। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, ये थी 2 म्यू ई ओवर h क्रॉस स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा h क्रॉस अपॉन अंडर रूट म्यू के। इसका मतलब ये हो जाएगा 2v+1। तो इसे देखते हैं कितना है। देखिए h क्रॉस से h क्रॉस ये कैंसिल हो जाता है एक, और ये म्यू एक्चुअली इस तरीके से बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम 2e ओवर h क्रॉस अंडर रूट कितना, ये म्यू ऊपर है, म्यू ओवर के इक्वल टू 2v+1, या इससे हम e की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। e इक्वल टू हो जाएगा h क्रॉस बाई 2 अंडर रूट के अपॉन म्यू, और ये 2v+1। अभी हाफ को तो हम इसके अंदर ले जाते हैं और ये h क्रॉस को खोल देते हैं, तो ये हो जाती है वैल्यू e विल बी इक्वल टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू v+½ अब जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस लिया था, क्लासिकली उसे सोल्व किया था, तो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी आ जाती है न्यू इक्वल टू कितना था, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, या के अपॉन म्यू अगर वो रिड्यूस मास है तो इसे हम कह सकते हैं न्यू ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी। तो ई की वैल्यू जाती है कितनी, ये आ जाएगी आपकी एच न्यू ऑक्सीलेशन v+½ v कितना है, v है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है एनर्जी की, ये v की अलग अलग वैल्यू रखने के बाद अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यू देगा जो कि क्वांटाइज्ड हुई। अब यहाँ पर v के चेंज होने से एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी कितनी है। देखिए मिनिमम एनर्जी के लिए हमें v इक्वल टू 0 रखना होगा, तो ये e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h न्यू ऑक्सीलेशन 0+½ या कह सकता हूँ हाफ h न्यू ऑक्सीलेशन। इसका मतलब है कि मिनिमम एनर्जी 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी है वो 0 नहीं है।
तो मिनिमम एनर्जी भी ये है इतनी, इसका नाम हो गया जीरो पॉइंट एनर्जी। तो क्लासिकल और क्वांटम सॉल्यूशन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मिनिमम एनर्जी जीरो नहीं है और मिनिमम एनर्जी जितनी होती है उसे कहते हैं हम जीरो पॉइंट एनर्जी। अब हम इससे वेव नंबर निकालते हैं। अगर हम वेव नंबर्स कहें तो वेव नंबर्स देखिए, तो वेव नंबर फाइंड करने के लिए हमें एनर्जी के एक्सप्रेशन को डिवाइड करना होगा किससे, hc से। तो ये हो जाएगा न्यू ऑक्सीलेशन अपॉन c v प्लस हाफ। तो ये v का फंक्शन है, तो इसे दूसरा लिख देते हैं v का फंक्शन है और इसे लिखते हैं हम g, ताकि रोटेशन वाले में लिखा था हमने f और यहाँ लिखा g, तो वेव नंबर है एक्चुअली g। इतना जो कांस्टेंट है ये भी एक नया कांस्टेंट हुआ, इस कांस्टेंट को हम लिख देते हैं ओमेगा। तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा v प्लस हाफ। तो ये हो जाएगा g जो कि v का फंक्शन है। तो अलग अलग वेव v की वैल्यू के लिए अलग अलग वेव नंबर्स आ जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ v इक्वल टू 0 1 2 3, इसके लिए वेव नंबर्स कितने आएंगे, तो g जो वेव नंबर्स हैं वो आपके पास कितने कितने हो जाएंगे, इसके लिए हो जाएंगे कितने, जब हमने v को 0 रखा तो ये हुआ हाफ ओमेगा। आपके पास फिर आता है 3/2 ओमेगा, फिर आएगा 5/2 ओमेगा, फिर आएगा 7/2 ओमेगा। तो इस तरीके से ये वेव नंबर्स होंगे। अब इन वेव नंबर्स को हम एनर्जी लेवल डायग्राम में बनाते हैं। तो इन वेव नंबर को हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है उसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पता रहे कि कौन कहाँ है, और इसी के अंदर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। फिलहाल ये मान के चलते हैं कि ये आपका जीरो लेवल है, तो इसका मतलब हाफ ओमेगा यहाँ कहीं है, तो इसका डबल यहाँ आपको बनाना होगा। इतना ही डिस्टेंस पर फिर एक वेव नंबर हो रहा है एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर है, इसे मैं कह सकता हूँ ये v इक्वल टू कितना है, 0 है, ये v इक्वल टू कितना है, 1 है, ये v इक्वल टू 2 है, तो ये v इक्वल टू कितना है, 3 है। यहाँ कह सकता हूँ ये कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू है हाफ ओमेगा, ये वैल्यू है 3/2 ओमेगा, और ये वैल्यू है 5/2 ओमेगा, और ये वैल्यू है 7/2 ओमेगा। और यहाँ जो सिलेक्शन रूल है, यहाँ जो सिलेक्शन रूल है वो है डेल्टा v इक्वल टू ±1। और चूंकि ये स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन में होगा तो कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ एरो मार्क बनेंगे। अब देखिए इनका जो डिफरेंस है वो बराबर है, इसका मतलब यहाँ ऐसे में कह सकता हूँ एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये सब जो डिफरेंस है बराबर होंगे। सबका डिफरेंस कितना होगा, ओमेगा। अब देखिए ट्रांजिशन है हमारे 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, यानी कि डेल्टा v इक्वल टू चूँकि +-1 है तो हम कह सकते हैं एक ट्रांजिशन है कहाँ से कहाँ तक, एक ट्रांजिशन है v से v+1 में। इसका मतलब हमारा जो g की वैल्यू gv से कहाँ थे, gv+1 में ट्रांजिशन है। तो हम इस एक्सप्रेशन में से यानी कि gv+1 में से ये घटा देंगे, gv घटा देंगे, तो ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम आ जाएगा। तो gv+1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा v+3/2 माइनस ओमेगा ये कितना हो जाएगा, v+हाफ। तो यहाँ देखिए इसे अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा कितनी, v+3/2 माइनस v-हाफ। तो 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1, और ये v से v कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू आ जाती है ओमेगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी जाती, ओमेगा आ जाती है। इसका मतलब हुआ जो वेव नंबर हुआ, जब ये स्पेक्ट्रम का हुआ तो ये स्पेक्ट्रम आपको कितना मिलेगा, ओमेगा के इक्वल मिलेगा। या कह सकते हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं, जो आपको सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेव नंबर मिलेगा जिसकी लाइन की वेव नंबर होगा ओमेगा। तो एक हमें सिंगल वेव नंबर की लाइन मिलेगी जिसे हम कहेंगे ओमेगा। सारे ट्रांजिशन का जो डिफरेंस है तो सारे ट्रांजिशन का वेव नंबर सेम ओमेगा ही होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है। तो यहाँ हमने चूँकि
वाइब्रेशन के साथ साथ कोई दूसरी मोशन कंसिडर नहीं करी है, तो हम इसे कह सकते हैं कि प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में सिंगल लाइन होती है जिसका वेव नंबर होता है ओमेगा। थैंक यू।